हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस चैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई को लेके। थोड़ा डिमांड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सप्लाई क्या होता है, कितना एक सप्लायर विलिंग है, एबल है कमोडिटी को एक गिवन प्राइस पे सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, एंड कितना सप्लाई करेगा दैट डिपेंड्स ऑन उसकी इनपुट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। इनपुट कॉस्ट को हम सिंपल करने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से टू इनपुट कॉस्ट है, वैसे तो और भी होती है बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर सीकिंग टेकिंग total cost is equal to W into L plus R into K. These are input prices, wage rate and interest rate. किस चीज का, कितनी quantity of labor and quantity of capital. This will actually give us the total cost which the supplier is actually incurring, and at least इस price पे तो supplier sell कर पाए, that is the aim. W and R are exogenous parameters, मतलब ये constant होते हैं. And here we are actually focusing on the productivity of the inputs, that is per unit जो cost हो रही है वो हम minimize करने की कोशिश करते हैं. Hence supply में हम दो चीज़ों को cover करेंगे. एक है production किस efficiency से हो रहा है, and cost reduction कैसे हो रहा है. तो एक होता है short run, एक होता है long run. शॉर्ट रन मतलब 2 महीने 6 महीने नहीं होते. शॉर्ट रन वो होता है जहां पर एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड होता है और एटलीस्ट वन फैक्टर वेरिएबल होता है. और लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. अगर मैं 6 महीने के अंदर भी मैं लेबर को भी चेंज कर सकता हूँ, कैपिटल को भी चेंज कर सकता हूँ, तो 6 मंथ इज ऑल्सो अ लॉन्ग रन पीरियड. सो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड. इट डिपेंड्स कि जो आपके इनपुट्स हैं उनमें से अगर सारे वेरिएबल है तो लॉन्ग टर्म है, और अगर नहीं है तो दैट्स अ शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के अंदर हम मानते हैं एक फर्म है, एक गिवन टेक्नोलॉजी है, गिवन प्लांट साइज है, जिसमें कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप लेबर को बढ़ा सकते हैं. बट विद अ गिवन कैपिटल अगर आप लेबर भी बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक मशीन पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर्स लग सकते हैं. उसके बाद लेबर ज़्यादा बढ़ाने से आपकी एफिशिएंसी कम होगी, एंड और लेबर बढ़ाने से आपकी जो मशीन है, मशीन ब्रेक डाउन भी हो सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन फॉल डाउन हो सकती है. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं. एक होता है एवरेज प्रोडक्टिविटी, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. एवरेज मींस कि पर यूनिट लेबर कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दैट मींस कि एक और लेबर लाने से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी एडिशनल बढ़ रही है. दैट्स नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि आप एक मशीन है जिसमें लेट्स से 4 लेबर्स आ सकते हैं इजीली. 1 लेबर है, प्रोडक्शन थोड़ी होगी. 2 लेबर्स है और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. फिर 3 लेबर्स आएंगे और इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट. याद रखना, इंक्रीज अभी हो रहा है और वो भी रेट भी बढ़ने का इंक्रीजिंग है. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन. हर लेबर को उसका स्पेशलाइज्ड काम सिखाया जाता है, जिससे वो अपनी फील्ड में बार बार वो काम करके एक्सपर्ट हो जाता है. एंड डिविजन ऑफ लेबर, ऑब्वियसली द वर्क्स गेट डिवाइडेड, सो द वर्क्स गेट डन वेरी क्विकली. However, after a certain point, productivity starts to डिक्लाइन ड्यू टू इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन. अब 4 लोगों की जगह थी एक मशीन पे, अब 5 लोग 6 लोग आएंगे तो वो सब्सटीट्यूट नहीं कर पा रहे, एंड बिटवीन लेबर एंड कैपिटल देयरफॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब प्रोडक्शन तो बढ़ेगी लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग था वो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो इस तरीके से चीज़ होती है. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टोटल प्रोडक्शन की. टोटल प्रोडक्शन सबसे पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तो इस तरीके से शेप बनती है. और जब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है तो ये शेप बनती है. और जब एक्सेसिव हो जाता है तो उस केस में प्रोडक्शन फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. वही चीज़ बात करते हैं एमपी और एपी की. एवरेज प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है और कम हो जाती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है और कम हो जाती है. मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा शुरू में, रीज़न बीइंग कि और लेबर लगाओगे और स्पीड से बढ़ेगा. एवरेज देखो, मैंने जैसे बताया, आप मार्जिनल को आप एक प्राइस की तरह समझो और एवरेज को उसका मूविंग एवरेज समझो. अगर मार्जिनल ऊपर जाएगा तो एवरेज इसको कैचअप करने की कोशिश करेगा, एंड जब मार्जिनल गिरेगा एवरेज बाद में इसके पीछे आने की कोशिश करेगा. दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स. 3 फेजेस आपको बता दिए. पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होगा, फिर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होगा, और फिर द आउटपुट फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. फर्म जनरली इस स्टेज पे ऑपरेट करती है. दिस इज अ गुड स्टेज. ओके, व्हाट इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी, एमपीएल और एपीएल. तो इसमें किसको हम लेंगे क्वेश्चन? मैथमेटिकली एमपीएल को प्रेफर करते हैं कि मैथमेटिकली एज इन कि मैं और लेबर लगाऊं तो और प्रोडक्शन बढ़ रही है तो बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट प्रैक्टिकली
ऑल वर्कर्स वर्क टुगेदर सच दैट कि हम MPL को नहीं निकाल सकते कि इस लेबर की वजह से कितना इंक्रीज हुआ, तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम एवरेज प्रोडक्शन को, एवरेज प्रोडक्ट को हम कंसिडर करते हैं। अब हम आते हैं कॉस्ट थ्योरी के बारे में। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स विच आर यूज्ड। इनपुट्स इन द सेंस की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं सबको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगला होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट सेम होती है। रीजन आपको बता देता हूं। अगर लेट्स से दिस इज 100, दिस इज 40 एंड दिस इज 60, अगर टोटल कॉस्ट 20 रुपीज से बढ़ती है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी, और ये कितना हो जाएगा 80। तो अगर मैं इसका इंक्रीज देखूं, इसका इंक्रीज मतलब टोटल कॉस्ट का इंक्रीमेंट दैट इज MC अगर मैं देखूं, और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का MC देखूं, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट देखूं, ये भी 20 है, ये भी 20 है। रीजन बीइंग क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेगा ना। तो अगर मैं इसका मार्जिनल निकालूं या इसका मार्जिनल निकालूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। दैट्स वाई वी हैव द लॉजिक कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगला आता है मार्जिनल कर्व्स की। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एक कॉस्ट की बात करेंगे, एक प्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत लॉजिकली सोचेंगे। शुरू शुरू में प्रोडक्शन तेजी से होगी एंड इवेंचुअली गिर जाएगी, और एवरेज इसको फॉलो कर रहा है। शुरू में कॉस्ट, क्योंकि आप प्रोडक्शन तेजी से कर रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आएगी, उस केस में आपका मार्जिनल कॉस्ट बहुत स्ट्रांगली गिरेगी, कॉस्ट आपकी कम होगी एंड धीरे धीरे कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। एंड ऑब्वियसली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो आपकी इसको फॉलो करेगी, इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करेगी, लाइक दिस इज MPL, APL एंड MC एंड AVC, या इसको हम AVC की जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, या फिर एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपने 1 यूनिट बनाया, 100 रुपीज़ कॉस्ट लगी, तो 100 आपकी कॉस्ट। आपने 2 यूनिट्स बनाए, 50 रुपीज़ पर यूनिट, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, आपकी 100 फिक्स्ड है, और यूनिट जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी, बट इट विल नेवर गो टू जीरो, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय एनी नंबर डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी जीरो नहीं हो सकते ना। आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते जाओ, दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बट इट विल नेवर गो टू जीरो। AFC दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकला? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आती जाएगी। सो AFC डिक्रीजेज ओवर एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर। AC कर्व की जो डेरिवेशन होती है बहुत ही सिंपल है। AC कर्व कैसे बनती है? हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे बनती है, अभी सीखा हमने। अगला आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट समझो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझो, सबका कर्व एक जैसा बनता है। सबसे पहले कॉस्ट कम होती है, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड अब हमें क्या करना है? एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब भी ग्राफ में दो कर्व्स को ऐड करते हैं तो वर्टिकली ऐड होते हैं, मतलब दिस प्लस दिस। तो अब इतना डिस्टेंस को मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, इतने डिस्टेंस को मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, इतने डिस्टेंस को मैं ऐड कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं ऐड करते जाऊं। सॉरी, ये जो है ना मेरी कॉस्ट तो ये है ना, तो मैं इस डिस्टेंस को इसमें ऐड कर रहा हूं। ये देखो डिस्टेंस कम हुआ, ये कम हुआ, ये डिस्टेंस कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये और कम हुआ, ये और कम हुआ, ये और कम हुआ। तो इतना मैं उसके अंदर ऐड करते जा रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, सॉरी। तो इस तरीके से काम करता है। अगली बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनती है? सबसे पहले कॉस्ट आपकी कम होती है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं,
मतलब पर यूनिट कॉस्ट बात नहीं कर, टोटल कॉस्ट। शुरू में कॉस्ट देखो, कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, लेकिन पहले कॉस्ट बढ़ेगी स्लो स्पीड से, फिर बढ़ेगी फास्ट स्पीड से। तो सबसे पहले कॉस्ट स्लो स्पीड से बढ़ेगी एंड फिर फास्ट स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इस कर्व और इस कर्व को ऐड कर दो, इतना इसके अंदर ऐड कर दिया, इतना इसके अंदर ऐड कर दिया, इतना इसके अंदर ऐड कर दिया, इतना इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास ये टोटल कॉस्ट कर्व आ जाएगी। प्रैक्टिकली फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑफन क्वासी फिक्स्ड कॉस्ट, कि मतलब एक जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऐसे नहीं होता हर टाइम फिक्स रहती है, थोड़ा टाइम इतने लेवल तक इतनी फिक्स्ड है, इतने लेवल तक इतनी फिक्स्ड है, इतने लेवल तक इतनी फिक्स्ड है। तो कह सकते हैं एक स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होती है जनरली। तो यहाँ तक इसको एंड करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी के बारे में। ये हमने किया सारा का सारा शॉर्ट टर्म में। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।